इस भाग के द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव भी किया जाता है। बहिस्रावी में नीचे आपने लिख लिया कि इस भाग के द्वारा एंजाइमों का, पाचक एंजाइमों का, और पाचक एंजाइम यहाँ क्या है, अग्नाशयी रस है, तो पाचक एंजाइमों या अग्नाशयी रसों का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस है, ये अग्नाशयी रस है। अग्नाशयी नलिका के द्वारा, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका के द्वारा जो छोटे आंत का पहला भाग है ग्रहणी, द्वारा ग्रहणी में डाल दिए जाते हैं या ग्रहणी में भेज दिए जाते हैं, ग्रहणी में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे अग्नाशयी रस, मुख्य रूप से जो अग्नाशयी रस हैं, अग्नाशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक बार समझ लें। अग्नाशय ग्रंथि है पैंक्रियाज। सबसे पहले तो देखेंगे किस प्रकार की है ये, मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है ये, मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करती है, तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी के अंदर तो किसका श्रावण करेगी, हार्मोनों का, और बहिस्रावी के रूप में किसका, एंजाइमों का, और इनको अग्नाशयी रस कहते हैं। हार्मोन इसमें मुख्य रूप से दो हैं, आपके सिलेबस में दो है, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन है। इसके अलावा ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का भी स्रावण करती है। इंसुलिन तो क्या काम करता है, ये ग्लूकोज जो रुधिर है, इस रुधिर के अंदर जो ग्लूकोज है, सूत्र होता है इसका C6H6 और O6। ग्लूकोज का सूत्र है ये C6H12 है। हाँ ये कंफ्यूजन था, C6H12 है, O6 है, क्या लिखेंगे, C6H12O6 है। ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये जो हार्मोन है ये रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, कम, और ग्लूकागोन क्या करता है, इसको ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यानी काम क्या है, अंतःस्रावी भाग का काम क्या है, रुधिर में ग्लूकोज का क्या करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण का मतलब रुधिर में कमी हो जाती है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा देता है, और रुधिर में अगर ग्लूकोज का स्तर आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन उसको घटा करके क्या कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। बहिस्रावी में इसमें लिख लेंगे, इस भाग के द्वारा एंजाइमों का ग्रहणी में डाल दिए जाते हैं, और मुख्य रूप से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा का क्या करता है, ये अग्नाशयी रस है, वो पाचन करता है या इंसुलिन का स्रावण करती है। इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ बोल दी जाती हैं, उनको आप अपनी जो कॉपी का ऊपर वाला जो टॉप हेड है, ऊपर का टॉप हेड में लिख लिया करें जनरली, ताकि आपके याद रहे कि जैसे इंसुलिन का स्रावण करती है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इस मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिकाओं को लेगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। और ये लेगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं यही इंसुलिन का स्रावण करती हैं। अब देखो आगे, अग्नाशय जो ग्रंथि है इसकी लंबाई होती है हमारे शरीर में लगभग 6 से लेकर के 8 इंच। अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी है हमारे शरीर में, लगभग 6 से लेकर के
8 इंच इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, और सामान्यतः आकार में होती है ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। चित्र इसका बना लेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखो, यहाँ मासे से निकलने वाला चित्र बनाने का। ये तो ग्रहणी है और ये पैंक्रियाज है। यहाँ पाई जाती है, लगभग 6 से 8 इंच लंबी है ये पैंक्रियाज। और ये डिओडिनम है। ग्रहण। आगे ये जो है ये पित्तवाहिनी यकृत में पित्ताशय से होकर के आएगी, फिर अग्नाशय रसिस में से दोनों मिलकर के ग्रहणी में यहाँ डाल दी जाती है। बढ़ाओ उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली पाचन ग्रंथि है यकृत। आगे वाली पाचन ग्रंथि है अपनी यकृत के बारे में बात करेंगे। लीवर जिसको हम कहते हैं, यकृत लीवर, हमारे भाषा में इसको कलेजा भी कहते हैं। शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग जिगर, कलेजा, यकृत। नेक्स्ट इसमें लिखे हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत जो है वो हमारे शरीर में मध्य पट है। मध्य पट के बारे में हम पढ़ेंगे, डायफ्राम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे डायफ्राम। तो यकृत नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। यह ग्रंथि हमारे शरीर में मध्य पट के नीचे, मध्य पट के नीचे और दाईं तरफ। आमाशय तो होता है बाईं ओर, आमाशय तो बाईं तरफ होता है थोड़ा खिसका हुआ। और ये जो है यकृत, ये जो अपना डायफ्राम है यहाँ, इस डायफ्राम के नीचे दाईं दाएं तरफ स्थित होती है। और जो यकृत है, यह या यकृत दो पालियों से मिलकर बना होता है। दो लोब होती हैं, दो पालियों से मिलकर बना होता है, दो पालियां पाई जाती हैं इसमें। एक दायां पिंड और एक बायां पिंड, दो पाली हैं इसमें। यही लिख लो, एक दायां पिंड, ये दाईं पाली है, और एक है बायां पिंड या बाईं पाली। नेक्स्ट लिखेंगे यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये जो पालिकाएं हैं यही है यकृत है की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई का नाम है यकृत पालिकाएं, लीवर लोब्स। यकृत पालिकाएं, ये यकृत पालिकाएं जो होती हैं, ये यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद में लिखेंगे
यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार का, यकृत के निचले भाग में कौन से आकार का? नाशपाती के आकार का। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, आकार की एक थैली होती है जिसे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय या जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पित्ताशय में पितरस का भंडारण होता है। पित्ताशय जो है इसमें किसका भंडारण? पितरस का, बाइल जूस होता है। पित्ताशय में पितरस का भंडारण होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पितरस पित्तवाहिनी द्वारा ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। लिखेंगे आप पूरा, पितरस पित्तवाहिनी द्वारा ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है, ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। ये इसको काटोगे तो, इसको काटो एक बार। पित्ताशय में इसका भंडारण लिख लिया, इसके बाद में नीचे लिखो आप, इस लाइन को काटना एक बार। भाई पितरस का भंडारण कहाँ हुआ? पित्ताशय में। इसका पहले निर्माण लिखो। पितरस का निर्माण यकृत में होता है। पितरस का निर्माण आप लिखेंगे, पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, जहां से पित्तवाहिनी के द्वारा, जहां से पित्तवाहिनी के द्वारा इसको पित्ताशय में भेज दिया जाता है। पितरस का निर्माण यकृत में होता है, जहां से पित्तवाहिनी के द्वारा इसको पित्ताशय में भेज दिया जाता है। अब देखो, ये यकृत के बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहली बात, यकृत अंग्रेजी में इसको लीवर कहते हैं, अन्य इसके नाम देखें तो कलेजा है, जिगर है, और हमारे शरीर की क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर में पाया कहा जाता है? मध्य पट जो होता है फेफड़ों के नीचे, वास्तविक संरचना होती है डायफ्राम, जो फेफड़ों को फैलाने में और सिकोड़ने में सहायता करती है, वो पढ़ेंगे आगे। तो जो मध्य पट है डायफ्राम है, इसके नीचे दाईं तरफ कितनी पालियों से? 2 पालियों से। और एक आपको ध्यान रखना है कि यकृत की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का नाम यह है यकृत पालिकाएं। यकृत की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? यकृत पालिका। और जो यकृत है, इस यकृत के ही निचले भाग में, अभी हम देखेंगे चित्र बनाएंगे उस समय, तो जो यकृत है, इस यकृत के ही निचले भाग में एक नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहेंगे? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय का काम क्या है? पितरस का भंडारण करना। पितरस इसमें एकत्रित होता है। एक आपको ध्यान ये रखना है कि पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पितरस का निर्माण पित्ताशय में नहीं, पितरस का निर्माण कहाँ करना है? यकृत में। पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट हेडिंग डालें, यकृत के कार्य। क्या काम करता है यकृत? फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। और यकृत के कार्य को लिख लो, हेडिंग डालो, यकृत के कार्य। पहला कार्य लिखेंगे कि जो विभिन्न उपापचय हैं,
जो मेटाबॉलिक पदार्थ से हैं, उपापचय क्रियाओं के दौरान बने पदार्थ विभिन्न उपापचयी पदार्थों को ये डिटॉक्सिफाई करता है, पदार्थों को अविषाक्त करता है, अविषाक्त, डिटॉक्सिफाई, पदार्थों को क्या करना, डिटॉक्सिफाई करना, अविषाक्त करना। दूसरा काम लिखोगे प्रोटीन का संश्लेषण। यकृत दूसरा क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और तीसरा लिखेंगे पाचन के लिए जैव रासायनिक पदार्थ। अन्य नाम देखो यहाँ देखते जाएंगे, जैसे जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक पदार्थ का मतलब होता है एंजाइम, तो लिख लो इसको, पाचन के लिए जैव रासायनिक पदार्थों यानी एंजाइमों का निर्माण करता है। जैव रासायनिक पदार्थों पाचन जैसे कि द्रव्य, इनका क्या करता है, ये निर्माण करता है। अब देखो एक और ध्यान रखना है, यकृत का जो दो पिंड होते हैं दायां और बायां, इसमें से दायां पिंड तो होता है बड़ा और बायां पिंड जो है वो होता है छोटा। चित्र बना लें। चित्र बनाए यकृत ग्रंथि का। एक दायां पिंड है और एक बायां पिंड है। इस दाएं पिंड में ही होता है पित्ताशय और ये नाशपाती के आकार का होता है। ये दायां पिंड है और ये दायां पिंड तो होता है इसका बड़ा और ये इसका बायां पिंड छोटा होगा। यह है इसमें पित्ताशय, पित्ताशय गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर। और एक है इसके अंदर फेल्सिफोरम लिगामेंट, एक तो दात्राकार बंधन होता है। इसको बोलते हैं दात्राकार बंधन। और ये कोरोनरी लिगामेंट होता है। कोरोनरी बंधन। बंद दिया बंधन बना। और अब देखो यहां तक अपना काम हो गया। जो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग थे दो प्रकार के, एक मुख्य अंग था और एक सहायक अंग था। मुख्य अंगों की सामान्य जानकारी अभी हमने पढ़ ली, कौन सा अंग है, कहाँ पाया जाता है, कैसे उसकी बनावट होती है, कैसा उसके भाग हैं, क्या क्या उसके काम हैं, ये हमने देख लिया। और एक जो सहायक अंग है, इसमें तीन थी हमारी पाचन ग्रंथियाँ, एक लार ग्रंथि थी, अग्नाशय ग्रंथि थी और एक यकृत ग्रंथि थी। तो इसके बारे में भी अभी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन है वो भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे हम क्रम से ही। जैसे सबसे पहले मुख में देखेंगे क्या क्या होता है, कुछ चर्चाएं हम कर चुके हैं पीछे भी, चलो कोई बात नहीं, पुनः रिवाइज हो जाएंगी।
भोजन के पाचन में भी हम वैसे ही चलेंगे, मुख से चलेंगे, पहले मुख में देखेंगे, फिर गर्शनी में देखेंगे, फिर गर्शिका में देखेंगे, फिर आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो इस प्रकार से कि मुख में भोजन के कौन कौन से घटकों का पाचन होता है, फिर गर्शनी में कैसे है पाचन क्रिया, ग्रासनाल में कैसे है, आमाशय में कैसे है, कौन कौन से एंजाइम हैं वो आमाशय में निकाले जाएंगे, भोजन के कौन कौन से घटकों का पाचन होगा। जैसे मुख्य रूप से संतुलित जो भोजन है, उस संतुलित भोजन में 7 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, रेशे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 7 प्रकार के घटक हैं वो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिसको हम बैलेंस फूड, संतुलित भोजन कहते हैं। तो उन 7 घटकों में कौन से घटक का पाचन है वो हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग में हो रहा है, मुख में कौन से घटकों का होगा, गर्शनी में कौन से घटकों का, ग्रासनाल में किसका पाचन होगा, कौन कौन से घटकों का होगा, आमाशय में कौन कौन से घटकों का होगा, छोटी आंत में भोजन के कौन कौन से घटकों का पाचन होगा, बड़ी आंत में किसका होगा। तो इन सबको हम क्रम से देखेंगे। तो हेडिंग डाल लें आप, भोजन का पाचन, डाइजेस्टिव ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। और भोजन के पाचन में आप लिखें, पाचन एक यांत्रिक एवं रासायनिक क्रिया है। सबसे पहले डैश लगा के लिखें, पाचन किस प्रकार की क्रिया है। पाचन एक यांत्रिक एवं रासायनिक क्रिया है। पाचन जो है यांत्रिक और रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, भोजन का पाचन जो है वो पाचन ग्रंथियों द्वारा, भोजन का पाचन है पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले, पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। कुछ जो टिपिकल आपके वर्ड हैं वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी कुछ जो वर्ड नहीं लिखे जा रहे हैं, यानी मैं बोल ही रहा हूँ तो उनको तारतम्यता बनाते हुए लिखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वो ही आप लिखें। पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले रासायनिक पदार्थों, पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले रासायनिक पदार्थों यानी एंजाइमों के द्वारा, और इनको हम क्या कहेंगे, एंजाइम। इन एंजाइमों के द्वारा किसका पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। तो देखें, पाचन ग्रंथियों द्वारा निकले रासायनिक पदार्थ एंजाइमों के द्वारा भोजन की पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम, भोजन का पाचन लिख लेंगे आप, करने वाले एंजाइम इन्वर्टेड कोमा में हाइड्रोलेसेज वर्ग के, भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। अब देखो आगे एक बार थोड़ा सा सामान्य जानकारी में, हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे कि भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से वर्ग के होते हैं, हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, मुख्य रूप से देखो पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं हमारे शरीर में, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख एंजाइम। हेडिंग डालो यहाँ, पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख एंजाइम।
पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख एंजाइम। पहला इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वालों में है एक एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। एमिलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज। ये तो किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। फिर प्रोटीन पाचक लिखो नंबर 2 पर। प्रोटीन पाचक, प्रोटीन पाचक में लिखो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन करने वाला है, एक तो है ट्रिप्सिन, एक है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। वसा पाचक लिखो तीसरा, यानी वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है वो है वसा पाचक, और यह है लाइपेज। वसा पाचक कौन सा है? लाइपेज। एक न्यूक्लियजेज हैं जो न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं, नीचे लिखेंगे आप। चौथा है न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करने वाले, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करने वाले जो एंजाइम हैं, इनका नाम लिख लेंगे आप। न्यूक्लियोटाइडेज और एक न्यूक्लियजेज। टाइडेज और एक है न्यूक्लियोजेज। न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोजेज ये न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करने वाले एंजाइम हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले तो हैं एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। वसा पाचक है लाइपेज। ध्यान में रखना इसको, वसा का पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम। वसा का पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। तो ये तो प्रमुख रूप से मुख्य घटकों का पाचन करने वाले एंजाइम हैं। एक याद रखना है कि जो पाचक एंजाइम है ये कौन से वर्ग के होते हैं? हाइड्रोलेजेज वर्ग के होते हैं। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख में पाचन। नंबर 1 लगा लें। देखो मुख में पाचन क्रिया कैसे होती है। मुख में पाचन, और मुख में पाचन में लिखें, मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद, मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें लार का मिश्रण कर दिया जाता है। मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें लार का मिश्रण कर दिया जाता है, जिसको बोलस कहते हैं। मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें लार का मिश्रण कर दिया जाता है, जिसको बोलस कहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे मुख में उपस्थित, मुख में उपस्थित एंजाइम, और ये पीछे भी हमने लिखा था, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है अल्फा लाइपेज, एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं।
अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। और इसके आगे लिखेंगे यह कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का, यह कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन है तथा कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं, ऐसे लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं तथा मुख में लगभग 30% स्टार्च का पाचन करते हैं। मुख में लगभग कितना प्रतिशत है? 30% स्टार्च का पाचन करते हैं और इस स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देते हैं। स्टार्च को किस में बदल देंगे? माल्टोज शर्करा में। ऐसे लिख लो इसके नीचे, मुख में स्टार्च है और यहाँ टाइलिन एंजाइम है, या इसको अल्फा एमाइलेज या टाइलिन भी कह सकते हो, और ये इसको किस में बदल देगा? माल्टोज। किस में बदल देगा? ये माल्टोज शर्करा में बदल देगा। तो ये तो मुख में पाचन क्रिया हुई। एक तो इसका ध्यान रखना है कि मुख में जो भोजन है, इस भोजन में लार मिलाने के बाद में जो भोजन लसलसा हो जाता है उसको बोलस कहते हैं। और एक मुख में कौन सा पाचक एंजाइम है? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन पाचक एंजाइम पाया जाता है, और इसका काम है अल्फा एमाइलेज या टाइलिन का, एक तो कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करता है और एक मुख में लगभग 30% स्टार्च का पाचन करता है। और 30% स्टार्च को किस में बदलता है? ये माल्टोज शर्करा, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम गर्शनी में पाचन। 2 नंबर एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट है अपना गर्शनी, फेरिंग्स। एक फेरिंग्स है, एक लेरिंग्स है। फेरिंग्स है वो पाचन क्रिया से संबंधित अंग है, और लेरिंग्स है वो अपने श्वसन तंत्र का अंग है। 2 नंबर लिखेंगे गर्शनी में पाचन, और इसमें लिखें गर्शनी में पाचन, लिखें गर्शनी तथा ग्रासनाल दोनों का एक साथ ही लिख लो। एक काम करो, यहाँ दोनों में क्योंकि पाचन क्रिया नहीं होती है तो यहाँ कोई खास लिखाना भी नहीं है। 2 नंबर पे लिख लो आप एक साथ ही गर्शनी तथा ग्रासनाल में पाचन, गर्शनी तथा ग्रासनाल में पाचन, और इसमें डैश लगा के लिखो। गर्शनी तथा ग्रासनाल में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। गर्शनी तथा ग्रासनाल में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नीचे गर्शनी तथा ग्रासनाल मुख में उपस्थित बोलस को आमाशय, मुख में उपस्थित बोलस को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। मुख में उपस्थित बोलस को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ये गर्शनी और ग्रासनाल में पाचन क्रिया हुई। इसमें इतना ही लिखना है आपको कि गर्शनी में और ग्रासनाल में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, और ये गर्शनी और ग्रासनाल जो हैं ये मुख में उपस्थित जो लार में मिला हुआ भोजन है जिसको बोलस कहते हैं, इस बोलस को आमाशय तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। और इसके बाद में हम लिखेंगे तीसरा आमाशय में पाचन। देखो आमाशय में पाचन, पुनः आप देखेंगे कि पहले हमने इन अंगों की
सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि आमाशय क्या है। पीछे हमने पढ़ा था कि भाई हमारे आहार नाल का एक थैलेनुमा चौड़ा भाग है वो आमाशय है। जो हमारा जो एब्डोमेन है उदर गुहा, इस उदर गुहा में ग्रास नाल और ग्रहणी के बाईं ओर स्थित होता है। 3 भाग इसके हमने पढ़े थे, कार्डियक था, एक फंडिस था, एक पाइलोरिक था। तो वहां इसकी एक सामान्य जानकारी थी और यहाँ हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि आमाशय में पाचन कैसे होगा। तो आमाशय में पाचन लिखें और आमाशय में पाचन लिखने के बाद में एक एडिंग और डालें, आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस, द्वारा स्रावित पाचक रस, आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस। और यहाँ 3 लाइन निकाल लेंगे। आमाशय के द्वारा 3 प्रकार के पाचक रसों का श्रवण किया जाता है। इसमें पहला है श्लेष्मा, पहला कौन सा है? म्यूकस, श्लेष्मा। दूसरा है प्रो एंजाइम, ये निष्क्रिय एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम की प्रथम अवस्था प्रो एंजाइम, और ये प्रो एंजाइम कौन सा होता है आमाशय में? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम कौन सा? पेप्सिनोजन। और तीसरा जो है वो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो 3 प्रकार के पाचक रस आमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। श्लेष्मा के नीचे लिखो, आमाशय में गिरवा कोशिकाएं पाई जाती हैं, नेक सेल्स। इसके नीचे लिखेंगे यह आमाशय में गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और इसी में आप लिखेंगे यही श्लेष्मा के कार्य, श्लेष्मा के कार्य। जो म्यूकस है 2 प्रकार का काम करता है, यहीं से 2 लाइन निकाल लो आप यहीं में। श्लेष्मा के कार्य पहली लाइन में लिखेंगे आमाशय में स्नेह का काम करता है। यहाँ पूरा लिखेंगे आप, आमाशय में स्नेहक लुब्रिकेंट, आमाशय में स्नेहक का काम करता है। और दूसरा लिखेंगे आमाशय की भीतरी सतह है, आमाशय की भीतरी सतह के लिए सुरक्षात्मक आवरण, भीतरी सतह के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। आमाशय की भीतरी सतह के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ये तो काम किसका हो गया? श्लेष्मा का। इसके बाद में प्रो एंजाइम या जो पेप्सिनोजन है इसके बारे में लिखें। इसमें लिखो पेप्सिनोजन आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है। आमाशय में निष्क्रिय एंजाइम का प्रथम रूप हो गया प्रो एंजाइम, निष्क्रिय, इसलिए इसको प्रो एंजाइम कहा जाता है। आमाशय में निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है।
जो HCl द्वारा अम्लीय माध्यम में HCl द्वारा अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर वयस्क में प्रोटीन का पाचन करता है। वयस्क में किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। HCl द्वारा अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर वयस्क में प्रोटीन का पाचन करता है। और इसी के नीचे वो लिखेंगे डैश लगाकर, नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ रेनिन एंजाइम का स्रावण होता है। रेनिन एंजाइम का स्रावण होता है जो दुग्ध प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, मां के दूध में जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। केसिन प्रोटीन पाई जाती है जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। ये लिख लो, जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद में आप HCl के नीचे लिखें और इसमें लिखेंगे आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। और इसका कार्य लिख लो नीचे। यहां तक तो ये अपना प्रोएंजाइम का था, पेप्सिनोजन का। इसके नीचे लिखो आप अपने कॉपी में HCl का कार्य में यह पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, यानी इसको पेप्सिन में बदलता है। डैश लगा के लिखो, ये पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और एक इसका काम है कि भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। यहां लिखेंगे आप, मैं यहां लिख रहा हूं तो नीचे आप यहां लिखेंगे भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये इसके कार्य हो गए HCl के। अब देखो, एक बार उतार लो फिर समझते हैं। देखिए क्या है, आमाशय में पाचन की क्रिया हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आमाशय में कितने प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं।
3 प्रकार के पाचक रस हैं वो आमाशय में स्रावित होते हैं। पहला कौन सा था? श्लेष्मा। दूसरा था पेप्सिनोजन। यहाँ आपको पूछा जाता है प्रो एंजाइम का नाम बताइए। प्रो एंजाइम का जो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है आमाशय में, तो उसका नाम क्या है? पेप्सिनोजन। और तीसरा पाचक रस है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये म्यूकस है या श्लेष्मा हिंदी में कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ श्लेष्मा का श्रावण है वो आमाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? गिरवा कोशिकाओं के द्वारा। आमाशय की गिरवा कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण होता है। और कार्य देखेंगे श्लेष्मा क्या काम करता है। यहीं से 2 लाइन निकाल करके यही लिख लेंगे अपनी कॉपी में। पहला काम तो है ये स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, स्नेहक का काम करता है। और स्नेहक के बारे में आपको मैंने बताया था पहले कि 2 जो सतह हैं उन 2 सतहों के बीच चिकने पदार्थ होते हैं। दूसरा काम करता है आमाशय की जो भीतरी सतह है इसके लिए सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है। यानी जो अपना आमाशय है, इस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है और ये एक जिसको खनिज अम्ल होते हैं, ये 3 खनिज अम्लों में एक HCl है, एक आपका H2SO4 है और एक आपका नाइट्रिक अम्ल है HNO3। HCl जो है इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। तो ये परबल अम्ल होते हैं और परबल अम्ल हमारी चमड़ी के ऊपर जब गिरते हैं तो चमड़ी को जला देते हैं। तो इतना परबल अम्ल है वो हमारे आमाशय में स्रावित होता है। तो इस परबल अम्ल से अगर बीच इसके अंदर कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं होगा तो आमाशय की भीतरी सतह है जल जाती है। कई बार इसका श्रावण ज्यादा हो जाता है जिसको हम पेट कैंसर भी कहते हैं। तो इस HCl से बचाने का काम करता है ये जो म्यूकस है, यह आमाशय की भीतरी सतह है पर सुरक्षात्मक आवरण बना देता है। और सुरक्षात्मक आवरण बनाने की वजह से HCl है वो हमारे आमाशय की भीतरी सतह को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये नमक का अम्ल है, ये गंधक का अम्ल है और इसको हम नाइट्रिक अम्ल यानी सोरे का तेजाब भी इसको हम बोलते हैं। बहुत प्रबल होता है, बहुत ही प्रबल होता है। आगे आप पढ़ेंगे इसको ऑक्सीकारक का भी काम करता है। ये H2SO4 इसको अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये प्रबल ही है, तीनों खनिज अम्ल हैं। दुर्बल अम्लों में जैसे आपका कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, दुर्बल अम्ल होता है। बाद में इनकी चर्चा और करेंगे हम। चलो, तो इसका काम हो गया। इसके बाद में देखो पेप्सिनोजन जो है आमाशय में, ये पेप्सिनोजन है यानी पेप्सिन जो स्रावित होता है पेप्सिनोजन के रूप में। वो पेप्सिनोजन क्या है? निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करता है। तो इस पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl करता है। और पेप्सिनोजन हमारे आमाशय में किसका पाचन करता है? वयस्क में। देखो एक तो पाई जाती है प्रोटीन वयस्क में और एक है जो नवजात शिशु है जिसमें माँ का दूध होता है। और इस माँ के दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो इस माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन करने वाला एंजाइम है रेनिन। ये भी आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो कौन सा है? रेनिन। और ये भी कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में होता है। और वयस्क में जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? पेप्सिन। वयस्क में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम तो है पेप्सिन। और नवजात शिशुओं में जो माँ का दूध पीते हैं उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन करने वाला एंजाइम है वो है रेनिन। यहाँ आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नवजात शिशुओं में, या इसको आपको बच्चों के नाम से भी पूछा जा सकता है कि बच्चों में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बच्चों में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम 2 होते हैं। एक तो पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है।
नवजात में तो मुख्य रूप से रेनिन होता है। नवजात का मतलब होता है 1 माह का बच्चा। नवजात शिशु का मतलब है 1 माह का जो बच्चा होता है, 1 माह का जो शिशु होता है उसको हम नवजात शिशु कहते हैं। और वैसे केवल शिशु शब्द जो है, इस शिशु शब्द का मतलब होता है 1 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का जो बच्चा है, 1 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको हम शिशु कहते हैं, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में इनको दोनों को हम बच्चे बोल देते हैं। तो यहाँ आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि रेनिन जो है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का करता है। लेकिन कौन सी प्रोटीन का? जो प्रोटीन माँ के दूध में पाई जाती है। तो नवजात शिशुओं में 2 प्रकार के एंजाइम हैं, वो आमाशय में स्रावित होते हैं, पेप्सिन और एक रेनिन। आगे आ जाओ, यहाँ तीसरा पाचक रस है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl इसका सूत्र है और रासायनिक नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। किसके द्वारा स्रावित होता है? ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं आमाशय की, इन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। काम क्या है? एक काम तो ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था उसको सक्रिय करता है। और दूसरा, हम भोजन के साथ जो जीवाणुओं का भक्षण कर जाते हैं, यानी बहुत सारे जीवाणुओं का हम भक्षण कर लेते हैं और ये भोजन के साथ हमारे आमाशय में चले जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या हो गए, 2 कार्य हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो आपका हुआ आमाशय में पाचन की क्रिया। और जो सर्वाधिक भोजन ठहरता है हमारे आहार नाल में, वो आमाशय में ही लगभग 4-5 घंटे तक भोजन रुकता है और यहाँ इसका पाचन होता है। उसके बाद में देखो, उतार लें इसको। आमाशय में पाचन की क्रिया हुई, एक आप हेडिंग डालें, जठराम्ल या जठर रस क्या होते हैं? जठर रस या जठराम्ल, जठर धन अम्ल, जठराम्ल गैस्ट्रिक जूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या जठराम्ल। इसमें लिखो परिभाषा, यह है आमाशय में बनने वाला पाचक रस है। जठर रस किसको कहते हैं? आमाशय में बनने वाला पाचक रस। यह आमाशय में बनने वाला पाचक रस है। आमाशय में बनने वाला क्या है? पाचक रस है, जो मुख्यतः है प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का ही होता है। जो वयस्क हैं उसमें हमारे शाकीय जो पदार्थ हैं उनसे जो प्रोटीन प्राप्त होती है उनका वो तो करता है पेप्सिन, और बच्चों में करता है पेप्सिन और रेनिन, दोनों मिलकर के प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जठर रस क्या करते हैं? आमाशय में प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जठर रस की जो पीएच है, या जठर रस में ऐसे लिखा, जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? देखो, जठर रस में 0.5 से लेकर के 1% तो होता है, 0.5% से लेकर के 1% तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जठर रस का संगठन है। 0.5% से लेकर के 1% तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, ये लवण इसमें पाए जाते हैं। ये जठर रस में पाए जाते हैं। 0.5% से 1% तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये इसमें लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आमाशय में उपस्थित भोजन में, यहां लिखेंगे आमाशय में
उपस्थित भोजन में जो आमाशय में जो भोजन आता है, यानी बोलस मुख से, आमाशय में उपस्थित भोजन में जठर रस के मिलने से बना मिश्रण, जठर रस के मिलने से जो भोजन का मिश्रण बनता है, इसको कहते हैं काइम। इसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, आमाशय में देखो पीएच का मान, आमाशय में एक बात का और ध्यान रखेंगे, आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो हमेशा अम्लीय माध्यम में होता है, और छोटी आंत में है वो हल्की क्षारीय माध्यम में होता है। तो आमाशय में पीएच, ये पीएच में लिखने का तरीका है, पी छोटा रहेगा और एच बड़ा रहेगा। पी का मतलब है यहाँ पुषांश, और लैटिन भाषा में इसको सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, आगे वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन, तो पीएच का मतलब होगा हाइड्रोजन आयनों की जो सामर्थ्य है, इसी को हम पीएच कहते हैं। कोई भी विलयन है और उस विलयन में, सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, उनकी शक्ति जो है, उसी को पीएच कहा जाता है। तो आमाशय की पीएच लिख लो, 1.5 से लेकर के 3.5 तक। आमाशय की पीएच का मान है 1.5 से 3.5 तक। ये बात हुई हमारी लगभग है आमाशय में पाचन की। और पाचक रस पीछे आपको बताई दी, जठर रस की परिभाषा आपको देखनी है कि आमाशय में जो, आप इसको जठर रस में ये भी कह सकते हैं बोलस प्लस जठर रस, क्योंकि बोलस तो आमाशय में आया है मुख्य गुहा से, और आमाशय के अंदर जो रस स्रावित हो रहा है उसको हम जठर रस कहते हैं। बोलस में जब जठर रस मिला दिया जाता है तो ये जठराम्ल आमाशय में बनने वाला पाचक रस है, और बोलस में जठर रस मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। जठर रस का संगठन हो गया रासायनिक संगठन, भाई 0.5 से लेकर के 1% तो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बाकी इसमें पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण पाए जाते हैं। पीएच हो गई आमाशय की 1.5 से लेकर के 3.5 तक इसकी पीएच है। नेक्स्ट आगे देखो, 2-3 प्रकार के प्रश्न यहाँ आपको बता दिए गए हैं। वैसे प्रत्येक लाइन में आपका प्रश्न बनेगा, कंप्लीट लाइनें इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसे नहीं कि कोई थ्योरेटिकल लाइन है कहीं इसको छोड़ दें, किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक लाइन में से आपका प्रश्न बनेगा। और अगर आप लिखने में समर्थ नहीं है तो वीडियो को पॉज करके भी आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आमाशय के बारे में देखो, बनने वाले जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं ये आप लिखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, समझते भी जाएं, और साथ साथ उनको अपने दिमाग में भी ऐसे बैठाते जाएं। हर प्रकार से आपको बता रहा हूँ मैं, और यही प्रश्न आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में आपको 2021 में देखने को मिलेंगे, सीधे के सीधे। किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाए, अगर आप बिल्कुल एक शांत चित्त होकर के अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अन्य किसी भी सहायक सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आगे देखो, इसमें थोड़ी सी बात और रह गई अपनी कि 2 प्रकार की प्रोटीन हमने देखी थी, इसको एक समीकरण के रूप में लिख लें। एक तो हमने देखी थी इसमें वयस्क में, आमाशय में 2 प्रकार की प्रोटीनों का पाचन हो रहा था। एक प्रोटीन थी वयस्क में, और वयस्क में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है पेप्सिन। और एक प्रोटीन हमने देखी थी बच्चों में, नवजात शिशुओं में, और माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन किसमें है? ये नवजात
शिशु में यानी लगभग 3 साल तक के बच्चे हैं। नवजात शब्द तो केवल 1 माह के बच्चे के लिए काम में लिया जाता है, और शिशु है वो 1 माह से 3 साल तक के, 3 साल तक के हो गए दूध का, जो माँ के दूध का सेवन करते हैं, केसिन प्रोटीन। तो इसका पाचन करने के लिए आमाशय में पाया जाता है रेनिन, ये इसको बदलता है केसिनोजन में, केसिनोजन में, और प्रोटीन को ये बदलता है पेप्टाइड में। पूर्ण पाचन नहीं होता है यहाँ। पेप्टाइड जो है ये प्रोटीन का पूर्ण पाचित अंश नहीं है। फिर पेप्टाइड को आगे हम छोटी आंत में देखेंगे, जो आंतरिक रस निकलेंगे पेप्टाइडेज, वो पेप्टाइडेज हैं, वो पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में तोड़ेंगे, जो प्रोटीन की मूल इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है इसकी, प्रोटीन की मूल इकाई एमिनो अम्ल, जो हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो पैराकेसिन में, ये केसिनोजन नहीं, पैराकेसिन में बदलेगा इसको, केसिन को किसमें बदल देगा, पैराकेसिन में। तो ये 2 उदाहरण कि वैश्य में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन तो करता है पेप्सिन, और नवजात शिशुओं में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है रेनिन, और ये केसिन को रेनिन पैराकेसिन में, जो आगे जाकर के छोटी आंत में इसका फिर पुनः पाचन हो जाएगा, और प्रोटीन को पेप्सिन है वो पेप्टाइड में। तो ये हुआ हमारा आमाशय में पाचन की क्रिया कंप्लीट है। आमाशय में पाचन की क्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं विद्यालय के YouTube चैनल के ऊपर शुरू की गई हैं, बहुत ही शानदार कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी। इनका भरपूर आप लाभ उठाएं, हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, मस्त रहें, और बीच बीच में जैसे आपको समय मिल रहा है उस समय में, लेकिन समय निकालें जरूर। ये नहीं कि एक बार देखा खोला, केवल ऐसे खोलते ही तो आपको समझ में आएगा नहीं। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जितना आप अभ्यास करेंगे, एक बार आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे और फिर आपके पास इतनी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कि आप इसको पुनः रिवीजन के माध्यम से आप बैठ करके इसको आसानी से सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके इन गर्मियों की छुट्टियों में आपके याद हो जाएंगी। आपके जो मित्र हैं, आपके क्लास फेलो हैं, उनको समझाएं, लिंक भी शेयर करें। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, इसके बारे में भी आप बताएं। और एक आपकी यहाँ हम रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लाइक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हम इसको और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।